देखिए, अगर हम बात करें डिफरेंसेस की अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन की, तो कई बार आपके एग्जामिनेशन में हेपेरिन का डिफरेंस आपसे पूछता है, जो कि बहुत ही आसान है। देखिए, डिफरेंसेस को हम कैटेगराइज करते हैं लाइक मॉलिक्यूलर साइज एंड स्ट्रक्चर में, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मॉनिटरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, साइड इफेक्ट एंड रिवर्सल के केस में। तो वन बाय वन देखते हैं। देखिए, अगर हेपेरिन की हम बात करें तो बहरहाल जैसे अगर हेपेरिन का एक लार्ज स्ट्रक्चर हो, उसको हम अगर उसके एक फ्रेगमेंट को यूज करें, राइट। पहली बात तो ये लार्ज स्ट्रक्चर होता है और उसमें जो उसके कंपोजिशन होते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं, वो साइज में इनवेरिएबल होते हैं, राइट। कुछ बड़े हुए, कुछ छोटे हुए। जबकि हम जब इसका एक फ्रैगमेंट बनाते हैं, कोई एक हिस्सा तोड़ लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन। ये पूरा रहता है हेपेरिन, जिसको हम अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन बोलते हैं। तो इसमें जो कंपोनेंट होते हैं वो वेरिएबल साइज के होते हैं, जबकि जो हम छोटा सा इसका फ्रैगमेंट बनाते हैं हेपेरिन का, उसको कई बार हम उसका साइज जो है लगभग लगभग यूनिफॉर्म कर देते हैं हर कंपोनेंट का। तो मॉलिक्यूलर साइज एंड स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो हेपेरिन जो होता है ये अपने आप में एक लार्ज साइज है, जबकि इसमें जो लेंथ है कंपोजिशन की वो क्या है, वेरिंग है कंपोनेंट्स की। जबकि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन आपको पूरा प्रॉपर लिखना होगा, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन आपका स्मॉलर साइज में है एंड इसमें जो कंपोनेंट्स की लेंथ है दैट इज यूनिफॉर्म। तो ये आपका एक आसान सी बात हो गई। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, ये बहुत ही सिंपल है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आपने देखा कि जो बेसिकली अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन होता है वो एंटीथ्रोम्बिन थर्ड के थ्रू फैक्टर नंबर 2A, जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बिन, एंड फैक्टर नंबर 10A को इनहिबिट करता है। मींस दोनों को इनहिबिट करता है, दैट इज अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन। जबकि आपका जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन होता है वो बेसिकली इसको इनहिबिट करता है ओनली 10A को। मॉनिटरिंग की अगर बात करें तो देखिए, हेपेरिन के लिए मॉनिटरिंग जरूरी होती है। हेपेरिन की मॉनिटरिंग जरूरी इसलिए होती है क्योंकि कई बार आप जब हेपेरिन देते हो तो हेपेरिन चूंकि एंटी कोआगुलेंट है, ये ब्लड को कोआगुलेट होने नहीं देता। तो हेपेरिन जब आपने दिया किसी इंडिविजुअल को, तो बेसिकली उसका ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर का लेवल क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि हेपेरिन ज्यादा हो और ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होने लगे। तो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम, हेमरेज होने लगे, तो उसको देखने के लिए आप बेसिकली हम करते क्या है कि एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है एपीटीटी, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टेस्ट। तो एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टेस्ट हम करते हैं और इसमें कुछ भी नहीं होता। इसमें जस्ट एक आप एक उस इंडिविजुअल का जो हेपेरिन की थेरेपी में है उसका एक ब्लड सैंपल लेते हैं और उसमें क्लॉटिंग फैक्टर मिला के आप उसको देखते हैं कि वो कितनी देर में क्लॉट हो रहा है। नो डाउट नॉर्मल इंडिविजुअल का ब्लड जो क्लॉट होगा वो जल्दी हो जाएगा इन कंपैरिजन टू उसके जो हेपेरिन की थेरेपी में है, लेकिन उसका भी एक अपना एक प्रोटोकॉल है। अगर वो स्टैंडर्ड टाइम लिमिट से ज्यादा टाइम लेता है तो देयर में भी चांसेस कि आपको हेपेरिन की डोज एडजस्ट करनी होगी। इट मींस कि ओवरऑल हेपेरिन के केस में, अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन के केस में आपको मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड होती है, नंबर वन। नंबर टू की वजह यह है कि आपका जो बेसिकली हेपेरिन कई बार क्या होता है कि ये प्लेटलेट के कुछ फैक्टर्स से मिलके इम्यूनोजेनिक रिएक्शंस देता है। और तब हम बात करते हैं बेसिकली इस पॉइंट की जो साइड इफेक्ट में है, हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो ये सब चीज देखने के लिए भी आप प्लेटलेट काउंट्स बराबर देखते रहते हैं ब्लड में कितना चल रहा है। तो ओवरऑल आपको जब मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट होगी अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन में रिक्वायर्ड होगी, जबकि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन में सम टाइम इन सर्टेन इंडिविजुअल रिक्वायर्ड होती है। जबकि मेनली अगर ओवरऑल डिफरेंस की बात करें तो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन में रिक्वायर्ड मॉनिटरिंग की नहीं होती। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो जो अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन है या आप ओनली हेपेरिन अगर बोल रहे हो, दैट इज आप आईवी दे सकते हो, सबक्यूटेनियस दे सकते हो। जबकि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन को आप ज्यादातर क्या देते हो, सबक्यूटेनियसली देते हो। देखिए, जो हेपेरिन का हमारा देने का पर्पज होता है, चूंकि हेपेरिन का जो हाफ लाइफ होती है वो शॉर्ट होती है, राइट। तो शॉर्ट हाफ लाइफ होती है तो आप उसको तब दोगे जब आपका बेसिकली आपका जो प्रॉम्प्ट आपको जरूरत हो, एक्यूट स्टेज में आपको जरूरत हो। मींस अगर हम बात करें ओवरऑल तो इनसाइड ऑफ द हॉस्पिटल बेसिकली हम जो यूज करते हैं
एंटीकोगुलेंट, वो बेसिकली हम अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन यूज करते हैं, राइट, क्योंकि इसकी शॉर्टर हाइफ लाइफ होती है। जबकि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन जिसको हम सबक्यूटेनियसली यूज कर रहे हैं वो आउट पेशेंट में, मींस जो बाहर है, अपने घर में है, और बेसिकली वो एंटीकोगुलेंट के थेरेपी में है, क्योंकि उसको आप लॉन्गर हाफ लाइफ होती है, इसको बार बार फ्रिक्वेंटली एडमिनिस्ट्रेशन इसका करना नहीं होता। तो एक डिफरेंस इसका एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, डोज के पैटर्न को लेके है। साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो साइड इफेक्ट्स में जैसे मैंने बोला कि दोनों के केस में, वेदर इट इज लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन और हाई मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन और हेपेरिन और अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन, दोनों के केस में आपको ज्यादा जो हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया दिख रहा है वो बेसिकली आपको दिखेगा किसमें, हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया वो दिखता है अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन में। लेकिन जब हम बात करते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन की तो उसमें भी ये होता है, लेकिन उसका रिस्क क्या होता है, वहां पे लो होता है, राइट। और अगर हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की हम बात करें बेसिकली क्या होता है, तो देखिए सपोज करिए आपने हेपेरिन था वो किसी सर्टेन इंडिविजुअल को दिया, राइट, ये पूरा हेपेरिन है, वो उसके ब्लड में जाके बेसिकली प्लेटलेट के फैक्टर नंबर 4, प्लेटलेट फैक्टर 4, प्लेटलेट जब एक्टिवेट होगी तो स्पेशल फैक्टर रिलीज करेगी जिसका नाम होगा प्लेटलेट फैक्टर 4। इस प्लेटलेट फैक्टर 4 से ये हेपेरिन अंदर जाके ये क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स। तो हेपेरिन ने क्या कॉम्प्लेक्स बना लिया, प्लेटलेट फैक्टर 4। अब जो ओवरऑल ये कॉम्प्लेक्स है दैट जो बॉडी इसको रिकॉग्नाइज करेगी एज ए करेगी एंटीजन, और बॉडी इसके अगेंस्ट जो बनाने लगती है वो बनाने लगती है क्या, एंटी बॉडी। और बच्चों जब एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट बनने लगेगी, राइट, जब इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने लगेगी तो ओवरऑल जो चारों तरफ की प्लेटलेट्स होंगी, चूंकि वेसल्स के आर्टेरियल वॉल के अंदर ये रिएक्शन हो रही, तो वो प्लेटलेट्स क्या हो जाएंगी, यहां गैदर्ड हो जाएंगी, और प्लेटलेट्स क्या होंगी, एक्टिवेट होकर इसके चारों तरफ गैदर्ड हो जाएंगी, इम्यूनोजेनिक रिएक्शंस होंगी। तो ओवरऑल क्या होगा कि आपका जब इस आर्टेरियल ब्लड का, चूंकि एक जगह थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होने की वजह से आर्टेरियल क्या हो गई, इम्यूनोजेनिक कॉम्प्लेक्स के ऊपर गैदर्ड हो गई। अब जब आप ब्लड सैंपल लेते हो तो आपका जो ओवरऑल जो प्लेटलेट काउंट है वो क्या आने वाला है, कम आने वाला है, क्योंकि प्लेटलेट क्लंप के फॉर्म में इम्यूनोजेनिक जो रिएक्शंस है बेसिकली उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जहां हेपेरिन प्लस प्लेटलेट फैक्टर 4 है वहां पर चली गई है। तो आपका ओवरऑल प्लेटलेट काउंट ब्लड सैंपल में कम आएगा, लेकिन आपके बॉडी में प्लेटलेट का नंबर एडिक्वेट होगा। तो चूंकि प्लेटलेट नंबर कम आएगा तो इसको बोलते हैं हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जो कि ज्यादा रिस्की होता है किसमें, इन केस ऑफ हेपेरिन। और ये सब भी वजह होती है कि हम क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं किसकी, अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन की, राइट। रिवर्सल की अगर आप बात करें, हेपेरिन से अगर आपको ओवरडोज हो गई, बेसिकली अगर अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन से, तो वहां पे आपके पास सब्सटेंस है प्रोटामाइन। तो प्रोटामाइन आपको बेसिकली प्रोटामाइन सल्फेट, जो अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन की ओवरडोज से जो साइड इफेक्ट्स आएंगे उनका कंप्लीट रिवर्जर करता है। कंप्लीट रिवर्जर मतलब उसको कंप्लीटली ट्रीट कर देता है। जबकि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन से अगर ओवरडोज हुई तो आपको कंप्लीटली इसका रिवर्जल नहीं होता। तो ये एक डिफरेंस है रिवर्जल को केस के, कि रिवर्जल मींस इसका रिवर्जल, क्योंकि इसकी शॉर्ट हाफ लाइफ है, इसका आप रिवर्जल बहुत कम समय के लिए एक्ट करता है, तो इसको आप आसानी से पूरी तरीके से कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं इसकी ओवरडोज को। जबकि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन की ओवरडोज को आप कंप्लीटली एबॉलिश, इसके साइड इफेक्ट को कंप्लीटली एबॉलिश नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि बेसिकली आप डिफरेंशिएट करिए अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन एंड लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन को। तो आप पॉइंट वाइज लाइक मॉलिक्यूलर साइज, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मॉनिटरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, साइड इफेक्ट एंड रिवर्सल के बेसिस पे करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंसेस। थैंक यू वेरी मच।